नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 21 में। काव्य शास्त्र का चौथा पेपर है। 300 प्रश्न पहले ही कराए जा चुके हैं। ये चौथा है, पांचवा छठवा बाकी रहेंगे। प्लान यही है कि इन 4 पेपरों को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद पांचवा आपको संडे को भेजा जाएगा या छठवा, उसे आप सॉल्व करेंगे और मंडे को वो सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद आप अपना स्कोर भेजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज पहला प्रश्न। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। पाश्चात्य साहित्य चिंतक हैं, सिद्धांत उन्होंने कौन कौन से दिए हैं उनसे मैच करना है। ज्यापाल सार्त्र अस्तित्ववाद, जाक देरिदा विखंडनवाद, टी एस इलियट निर्वैयक्तिकतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। 2 3 4 1 यही सीरियल सही है। विकल्प नहीं लिखे गए हैं। डी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 2 3 4 1 ज्यापाल सार्त्र अस्तित्ववाद, जाक देरिदा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। दूसरा प्रश्न है, आज थोड़ा सा प्रश्न बड़े हैं तो जूम कम हो पाएगा, क्वालिटी आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिए, सही दिखेगा। सुमेलित करना है क्रोचे अभिव्यंजनावाद, आइए रिचर्ड्स, संप्रेषण सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना, एलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। 1 4 2 3 बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद खूब पूछा जाता है। रिचर्ड्स संप्रेषण सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना, एलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। आगे चलते हैं। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत पूछा गया है तो वो विचार है। ए ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है। विरेचन सिद्धांत अरस्तु ने दिया था, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत एलियट, रूपवाद कॉलरिज, विखंडनवाद देरिदा। विखंडनवाद बार बार आ रहा है, देरिदा से देरिदा दरिद्र टाइप का आदमी क्या करेगा? विखंडन कर देगा। ऐसे ही आप बनाकर याद रख सकते हैं। विरेचन सिद्धांत अरस्तु, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत एलियट, रूपवाद कॉलरिज, विखंडनवाद देरिदा। 3 5 2 1 बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है? यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद। ये सही अनुक्रम है। बी ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित करना है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स, सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट की है। लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ की है। पोएटिक्स अरस्तु की है। 2 5 4 3
पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद। सबसे पहले फ्रायडवाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर संरचनावाद, फिर उत्तर संरचनावाद। बी ऑप्शन सही है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथकार और उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है। इलियट द वेस्टलैंड, इलियट द वेस्टलैंड, वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स, लोंजाइनस की रचना है पेरिप्सूस, अरस्तु पेरीपोइथिकस, पेरीपोइथिकस। 5, 3, 1 और 2। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड, बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज, एस्थेटिक्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्रोचे, टी.एस. एलियट रिचर्ड्स। 2, 1, 4, 3। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 2, 1, 4, 3। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट नाम आ जाए और मार्क्स हो तो मिला सकते हैं। द यूज ऑफ पोएट्री, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। इसका द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. एलियट। इल्यूजन एंड रियलिटी, ये यहाँ पर सी होना चाहिए, ये नहीं। इल्यूजन एंड रियलिटी कॉडवेल, इल्यूजन एंड रियलिटी कॉडवेल। द पोएटिक इमेज, द पोएटिक इमेज सी डे लेविस, ये डी है। 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5। 3, 4, 1, 5। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कॉलरिज। जन्म काल के अनुसार ये सही अनुक्रम है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एसेज ऑन, एसेज इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू अर्नोल्ड, एस्थेटिक्स क्रोचे, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक आई.ए. रिचर्ड्स, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म रेने विलेक। दूसरा ऑप्शन सही है। 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2। तो यहाँ पर सी विकल्प
सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित कीजिए। जन्म स्थान बताना है कि कौन सा जन्म स्थान किसका है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड, फेडरिक पिनकार्ट इंग्लैंड, वरानिकोव रूस, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस। 2143 सी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है। समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। तो संकलन त्रय में प्रभाव संकलन को छोड़कर सभी की जाती है। सी ऑप्शन सही है। 15वां प्रश्न है, इन स्थापनाओं को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। महान कवि नहीं हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। 15वां प्रश्न है, महान कवि नहीं हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो, ये कॉलरिज का मानना है। महान कवि नहीं हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ये टी.एस. एलियट का मानना है। अगला विकल्प है, काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है। काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, आइए रिचर्ड्स। महान व्यक्तित्व ही महान विचारों से संपन्न होता है, लोंजाइनस। 2143 डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंड। परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, द सेक्रेड वुड। कल्पना सिद्धांत, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अनुकरण सिद्धांत पेरी पोइतिकस। 3, 1, 2, 5। सी ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित करना है। आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वर्ष 1924 ईस्वी। द फिलॉसफी ऑफ रिटॉरिक वर्ष 1936 ईस्वी। साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 ईस्वी। 2, 5, 4, 3 डी ऑप्शन सही है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है। तो ये कॉलरिज का मत है, सी ऑप्शन सही है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि फिर से आ गया। देखिए मैचिंग वाले जो प्रश्न रहेंगे उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, क्योंकि
हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक रचनाएं जो पूछी गई हैं या जो संभावित हैं वो आप तक पहुँचे, ताकि परीक्षा में गलत ना हो। काव्य शास्त्र पर 600 प्रश्न मतलब सब कुछ, क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, तो इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे, क्योंकि एक तो विदेशी नाम और दूसरा फिर कुछ समझना भी नहीं है, ना कुछ बताना है, सीधे टू द पॉइंट बात होगी। लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज। एस्थेटिक्स क्रोचे। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स रिचर्ड्स। 3-2-1-5। पहला ही ऑप्शन सही है। टी.एस. एलियट के आलोचना ग्रंथों का सही क्रम है। टी.एस. एलियट के आलोचना ग्रंथ एक जगह ही दिए गए हैं। द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। ये सीरियल से दिए गए हैं कालक्रमानुसार। द सेक्रेड वुड, एलिजाबेथन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये सही क्रम है। सभी टी.एस. एलियट के आलोचना ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों आदर्शपरक थी, ये भी गलत है। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और प्लेटो आदर्शपरक, अरस्तु यथार्थपरक। ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तु यथार्थपरक। 22वां प्रश्न है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। व्यक्तित्व से पलायन है। यह कथन किसका है? यह कथन टी.एस. एलियट का है। डी ऑप्शन सही है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चर्च एंड स्टेट कॉलरिज। लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नोल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स आई रिचर्ड्स। आर्स पोएटिका होरेस। 3-1-5-2। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चर्च एंड स्टेट कॉलरिज। लिटरेचर एंड ड्रामा मैथ्यू अर्नोल्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स आई रिचर्ड्स। आर्स पोएटिका होरेस। 24वां प्रश्न है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. एलियट, आई रिचर्ड्स। पहला ही विकल्प सही है। वर्ड्सवर्थ, क्रोचे, टी.एस. एलियट, आई रिचर्ड्स, ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है? पीजीटी आ रहा है, 1 महीने का लगभग समय बचा है। 2-4 दिन आप शादी विवाह के और बीमारी के रख लीजिए, कहीं आने जाने के रख लीजिए, तो 30 दिन बचे हैं। 30-35 दिन है, लेकिन 2-4 दिन पढ़ाई किसी की नहीं होती है। ऐसा समय आ जाता है, कहीं जाना ही पड़ जाए, तो आप 30 दिन मान के चलिए और लगातार बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करिए। टीजीटी हो रही है नहीं हो रही है उसकी उलझन में न रहें। जो साथी पीजीटी वाले हैं लगे रहें, और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करवाया जा रहा है।
पीजीटी के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है? कल्चर एंड एनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी टीएस इलियट की है। बाकी सभी मैथ्यू अर्नोल्ड की है। 26वां प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है? अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, टीएस एलियट। पहला ही ऑप्शन सही है। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक आई ए रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर टीएस एलियट की है। बाकी सभी आई ए रिचर्ड्स की हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलेज का जो जीवन काल है 1772 से 1834 है, तो ये 19वीं शताब्दी में थे, 20वीं में नहीं। बाकी रहे हैं बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्रायड, आई रिचर्ड्स, ये सभी 20वीं शताब्दी में रहे। 29वां प्रश्न है, जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारकों का सही अनुक्रम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज, अभी आपने देखा कि ये इनका जो जीवन काल है 1834 तक था। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड्स। बी ऑप्शन सही है। सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड, आई ए रिचर्ड्स। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जयवादी सिद्धांत। जयवादी सिद्धांत कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है। आनंदवादी फ्रायड का है। आनंदवादी फ्रायड का है। यांत्रिकतावादी सिद्धांत जॉन लॉक का है। साहचर्यवादी सिद्धांत हॉब्स, अरस्तु, हार्टले आदि सभी का है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 31वां प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद पुराने कवियों की देन है। अगला विकल्प है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या नहीं माना है कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये वर्ड्सवर्थ का मानना नहीं है। बाकी सभी कथन वर्ड्सवर्थ ने माने हैं। 32वां प्रश्न है, पेरिप्सिस लॉन्जाइनस, द सेक्रेड वुड, टीएस एलियट, पोएटिक्स, अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज। अब तक तो आपको उम्मीद है कि ये ग्रंथ बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनकी महत्ता समझ में आ गई होगी और याद भी हो गए होंगे। ऐसे ही आप कई बार जब पढ़ेंगे तो बेशक आपको याद हो जाएंगे। प्लेटो से पूर्व ग्रीक काव्य चिंतन में किन सिद्धांतों की उद्भावना हो चुकी थी? प्लेटो से पूर्व ग्रीक काव्य चिंतन में किन सिद्धांतों की उद्भावना हो चुकी थी? प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत,
विरेचन का सिद्धांत, औचित्य का सिद्धांत। इसको छोड़कर इन तीनों का जन्म हो चुका था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 1, 2, 3। 34वां प्रश्न है, यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? प्लेटो से माना जाता है। ए ऑप्शन सही है। प्लेटो से पूर्व काव्य रचना के संबंध में मान्यता थी। प्लेटो से पूर्व काव्य रचना के संबंध में मान्यता क्या थी? काव्य रचना की प्रेरणा ईश्वरीय होती है। कवि में स्वयं की कला, निपुणता और शब्द चयन की क्षमता नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, जब सब कुछ ईश्वर करेंगे तो कवि में कहाँ कुछ होगा। जिनकी आत्मा पवित्र, निर्दोष और निर्विकार होती है, उन्हें ही दैवी शक्ति प्राप्त होती है। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सभी विकल्प मान्य हैं। प्लेटो से पूर्व यही सब चीज़ें मान्य थी कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है। काव्य रचना के संबंध में ये सभी मान्यताएं बिल्कुल मान्य थी, और प्लेटो आए, सब बदल दिया। प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध हैं? प्लेटो के काव्य संबंधी विचार मुख्यतः किन कृतियों में उपलब्ध हैं? आयोन तथा रिपब्लिक में। सी ऑप्शन सही है। 37वां प्रश्न है, प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में सम्मिलित नहीं है। प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों में सम्मिलित नहीं है। काव्य अनुकरण है। काव्य असत्य पर आधारित एवं अनैतिक है। काव्य दैवी प्रेरणा पर आधारित है तथा विचार एवं तर्क द्वारा संचालित नहीं है। काव्य आदर्श नैतिक राज्य की स्थापना में सहायक है। तो प्लेटो के काव्य संबंधी विचार में ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही है। काव्य देवी प्रेरणा पर आधारित है। काव्य असत्य पर आधारित एवं अनैतिक है। काव्य अनुकरण है। तो 37 का डी ऑप्शन सही है। 38वां प्रश्न है, कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है। कविता भावों और संवेगों को उद्दीप्त करती है और तर्क एवं विचार शून्यता को प्रोत्साहन देती है। कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो का है। ए ऑप्शन सही है। 39वां प्रश्न है, किसने घोषित किया आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है? आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है, ये प्लेटो ने घोषित किया। बी ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य का विरोध किस आधार पर किया है? प्लेटो ने काव्य का विरोध किस आधार पर किया है? नैतिक, भावात्मक, बौद्धिक, उपयोगितावादी। तो इन्होंने इन सभी आधारों पर विरोध किया है। सी ऑप्शन सही है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में सम्मान मिलना चाहिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में सम्मान मिलना चाहिए दार्शनिकों को, गणितज्ञों को, संगीतज्ञों को, उपयुक्त सभी को। तो सभी को सम्मान मिलना चाहिए एक आदर्श राज्य में। 42वां प्रश्न है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। पराधीन सपने सुख नाही। तो गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यह कथन किसका है? तो प्लेटो का है। खूब पूछा जाता है। 43वां प्रश्न है, निम्नांकित में किसने प्रतिपादित किया कि काव्य समाज के लिए हानिकारक है? काव्य समाज के लिए हानिकारक है जिसका आधार ही मिथ्या है, यह उपयोगी कैसे हो सकता है? जिसका आधार ही मिथ्या है, यह उपयोगी कैसे हो सकता है? यह मानना है प्लेटो का। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में
माइमेसिस या मिमेसिस जो भी लिख के आ जाए, शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? पाश्चात्य काव्यशास्त्र में माइमेसिस का हिंदी अनुवाद क्या है? तो अनुकरण है। बी ऑप्शन सही है। रूप की दृष्टि से प्लेटो के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? काव्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन सही है। प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव है। प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव है कैथारसिस, माइमेसिस, हर्ष और चपलता, भय और करुणा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्लेटो के अनुसार ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त मनोभाव क्या है? भय और करुणा है। 47वां प्रश्न है, काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है। काव्य रचना की जगह ऊन कातना अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? कंपे का है। देखिए, कातना, ऊन कातने की बात कौन करेगा? जो ऊन कातेगा वो कांपेगा। क्यों? ठंडी बहुत है, ऐसे याद रख सकते हैं हम। कंपे, कांप रहे थे, ऊन काती, स्वेटर बुना, कांपना खत्म। बी ऑप्शन सही है। 48वां प्रश्न है, अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है? अरस्तु ने किस काव्य रूप को अनुकरणात्मक माना है? ट्रेजेडी, एपिक, कॉमेडी, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कॉमेडी को अरस्तु ने माना है अनुकरणात्मक। सी ऑप्शन सही है। अरस्तु ने ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में ट्रेजेडी के प्रयोजन की चर्चा के क्रम में उनका कौन सा सिद्धांत उद्घाटित हुआ? विरेचन सिद्धांत, दैवी प्रेरणा सिद्धांत, अस्तित्व सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। तो यहाँ पर विरेचन सिद्धांत उद्घाटित हुआ। ए ऑप्शन सही है। 50वां प्रश्न है, काव्य में त्रासदी यानी ट्रेजेडी तत्व की सबसे पहले व्याख्या किसने की है? काव्य में त्रासदी यानी ट्रेजेडी की व्याख्या सर्वप्रथम अरस्तु ने की है। बी ऑप्शन सही है। 51वां प्रश्न है, कैथारसिस शब्द का हिंदीकृत रूप क्या है? कुल मिलाकर मीनिंग पूछी जा रही है कि कैथारसिस का हिंदी में मतलब क्या है? विरेचन है। अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को माना है। अरस्तु ने कलाकार की तरह कवि को क्या माना है? अनुकर्ता माना है। डी ऑप्शन सही है। अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है? अरस्तु ने काव्य को किसके समतुल्य माना है? संगीत कला के समतुल्य माना है। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण है। अरस्तु का अनुकरण संबंधी दृष्टिकोण है नैतिक, सामाजिक, सौंदर्य शास्त्री, मनोरंजक। तो सौंदर्य शास्त्री है। सी ऑप्शन सही है। अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? मनोरंजन, दैवी चरित्रों की सृष्टि, करुणा का उद्घाटन, उदात्त मानव चरित्र। तो डी ऑप्शन सही है। अरस्तु ने महाकाव्य में सर्वाधिक महत्व उदात्त मानव चरित्र को दिया है। डी ऑप्शन सही है। 56वां प्रश्न है, काव्य प्रकृति की अनुकृति है। काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह कथन किसका है? अरस्तु का है। अरस्तु क्या कहते हैं? काव्य प्रकृति की अनुकृति है पर एकदम नकल न होकर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह कथन अरस्तु का है। ए ऑप्शन सही है। कवि का कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक है? कवि का कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक है? जैसा वह था या है, जैसा वह कहा या समझा जाता है, जैसा वह होना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा अनुकार्य आदर्शात्मक है? जैसा वह होना चाहिए। सी ऑप्शन सही है।
58वां प्रश्न है, अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है? अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है? ट्रेजेडी के संदर्भ में किया है। ए ऑप्शन सही है। 59वां प्रश्न, त्रासदी के ही द्वारा भावों को जागृत करके त्रासदी के द्वारा भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है। मानव मन का परिष्कार होता है, यह कथन किसका है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इलियट। तो ये अरस्तु का कथन है कि त्रासदी के द्वारा ही भावों को जागृत करके विरेचन पद्धति के माध्यम से मानव मन का परिष्कार होता है। अरस्तु अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन है। अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन है शिक्षा, आनंद, संतुष्टि, संपन्नता। तो अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन शिक्षा और आनंद है। शिक्षा और आनंद के लिए काव्य का सृजन, काव्य का प्रयोजन है। डी ऑप्शन सही है। अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु है। अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु क्या है? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, कल्पना। कल्पना नहीं है, बाकी तीनों है। ए ऑप्शन सही है। प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति अरस्तु के अनुसार काव्य हेतु है। 62वां प्रश्न है, कवि व्यक्तित्व के आधार पर अरस्तु के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? कवि व्यक्तित्व के आधार पर अरस्तु के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, महाकाव्य और त्रासदी। महाकाव्य और त्रासदी। बी ऑप्शन सही है। साहित्य में विरेचन यानी कथारसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? साहित्य में विरेचन यानी कथारसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया है। सी ऑप्शन सही है। 64वां प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य पर वासनाओं एवं भावनाओं को उत्तेजित करने का आरोप लगाया था। इसका खंडन करने के लिए अरस्तु ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है, सभी जानते हैं। बी ऑप्शन सही है। 65वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अरस्तु ने कला की प्रकृति का अनुकरण कहकर उसे विशिष्ट अर्थ देकर पुनः सर्जन से जोड़ दिया है। यही इसका सही विकल्प है। कवि किसी दैवी शक्ति से आविष्ट होकर काव्य रचना करता है। ये सब पहले की बातें थी। काव्य पूर्णतः अनुकरणात्मक है। उनमें कवि की कल्पना, निजी विचारों का अभाव होता है। क्षणिक उन्माद मनोदशा प्रधान होने के कारण उसका प्रभाव शुभ और प्रेरक नहीं हो सकता। परंतु इन सभी को छोड़कर पहला ही ऑप्शन सही है। कला की प्रकृति का अनुकरण कहकर उसे विशिष्ट अर्थ देकर पुनः सृजन से जोड़ दिया है। अरस्तु से पूर्व ग्रीक में काव्य हेतु क्या था? अरस्तु से पूर्व ग्रीक में काव्य हेतु क्या था? दैवी प्रेरणा, प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति। तो ग्रीक में दैवी प्रेरणा था। ए ऑप्शन सही है। 67वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार जो कवि गंभीर एवं उदात्त होते हैं वे किस प्रकार की काव्य रचना करते हैं? वे वीर काव्य करते हैं। बी ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार जो कवि क्षुद्र और विनोदी होते हैं वे रचते हैं। अरस्तु के अनुसार जो कवि क्षुद्र और विनोदी होते हैं वो व्यंग काव्य की रचना करते हैं। सी ऑप्शन सही है। 69वां प्रश्न, काव्य के संबंध में जो भी उचित हो उसको ग्रहण कर लेना और जो अनुचित हो उसे त्याग देना, इनमें से कौन सा वाद है? औचित्यवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुकरणवाद, उदात्तवाद। तो वह औचित्यवाद है कि काव्य के संबंध में जो उचित हो
उसको ग्रहण कर लेना, जो अनुचित हो उसे त्याग देना, ये औचित्यवाद है। होरेस ने काव्य हेतुओं में प्रमुख क्या माना है? होरेस ने काव्य हेतुओं में अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अनुकरण में प्रतिभा को प्रमुख माना है। बी ऑप्शन सही है। होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत कौन सा है? होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत कौन सा है? दैवी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत, औचित्य, उदात्त। तो औचित्य सिद्धांत होरेस का काव्य संबंधी सिद्धांत है। सी ऑप्शन सही है। कला के लिए कला, कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जेम्स एबॉट मैकक्लीन हिस्लर ने। जेम्स एबॉट मैकक्लीन हिस्लर ने कला के लिए कला सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 72 प्रश्न हो चुके हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रतिदिन 100 से 150 प्रश्न कराए जाते हैं और टेलीग्राम में अब प्रत्येक संडे, प्रत्येक रविवार को एक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसे सोमवार को आपको सॉल्व करवाया जाएगा। इसके लिए आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं। 73वां प्रश्न है, कला के लिए कला का सबसे बड़ा समर्थक है। कला के लिए कला सिद्धांत किसका है? जेम्स एबॉट मैकक्लीन हिस्लर का है। समर्थन कौन करते हैं सबसे ज़्यादा? तो क्रोचे करते हैं। बी ऑप्शन सही है। और समर्थक पूछा जाता है तो विरोधी भी पूछा जाएगा। कला के लिए कला, कला के लिए कला का प्रबल विरोधी इनमें से कौन है? कला के लिए कला का प्रबल विरोधी पूछा गया है तो कौन है? बर्नार्ड शॉ है। सी ऑप्शन सही है। 75वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी विचारधारा कलावाद का समर्थन करती है? इनमें से कौन सी विचारधारा कलावाद का समर्थन करती है? उपयोगितावादी, प्रगतिवादी, मार्क्सवादी या अस्तित्ववादी? तो अस्तित्ववादी कलावाद का समर्थन करती है। 76वां प्रश्न है, पेरिप्सूस किसकी रचना है? पेरिप्सूस किसकी रचना है? अरस्तु, होरेस, क्रोचे, लोंजाइनस। तो लोंजाइनस की है पेरिप्सूस। 77वां प्रश्न है, लोंजाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया था। लोंजाइनस ने काव्य में एक नवीन तत्व का प्रतिपादन किया था जो निम्नांकित में से किस नाम से विख्यात है? उदात्तवाद, अभिव्यंजनावाद, विरेचनवाद, औचित्यवाद। तो वह उदात्तवाद नाम से विख्यात है। ए ऑप्शन सही है। अभी तक के जो 3 पेपर हुए 300 प्रश्न, तो वो थोड़े से इजी थे। अब मेनली यूजीसी नेट और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रखते हुए ये पेपर है। टीजीटी भी है, लेकिन टीजीटी में इसमें 100 में से 10 से 20 प्रश्न ही आने लायक हैं, बाकी सभी नेट और पीजीटी के हिसाब से है। तो इसका आप लोग अपने हिसाब से आकलन कर लीजिएगा। काव्य में औदात्य बढ़ाने वाला तत्व है। हालांकि आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता, कहीं पर भी कुछ भी पूछा जा सकता है। काव्य में औदात्य बढ़ाने वाला तत्व है भावाडंबर, गरिमामय रचना विधान। काव्य में औदात्य किससे बढ़ता है? गरिमामय रचना विधान से बढ़ता है। बी ऑप्शन सही है। 79 है, काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व कौन सा है? काव्य में औदात्य का ह्रास करने वाला तत्व है साधु भाषा, विचारोद्भावना की क्षमता, अति संक्षिप्तता, समुचित अलंकार। तो औदात्य का ह्रास किससे होता है? अति संक्षिप्तता से होता है। सी ऑप्शन सही है। लोंजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि किसे कहा है? लोंजाइनस ने आत्मा की प्रतिध्वनि किसे कहा है? अलंकार योजना को कहा है। बी ऑप्शन सही है। 81 है, लोंजाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? लोंजाइनस ने काव्य और कला की मूल शक्ति किसे माना है? आनंदानुभूति को माना है। ए ऑप्शन सही है। 82, लोंजाइनस के अनुसार अलंकार का प्रयोग तभी उपयोगी है जब वह, लोंजाइनस के अनुसार अलंकार का प्रयोग
तभी उपयोगी है जब वह काव्य को उत्कर्षता प्रदान कर पाठक को भाव विभोर कर दे। अगर भाव विभोर न कर पाए तो अलंकार का फिर मतलब क्या है? 83 नंबर प्रश्न, आचार्य कुंतक का वक्रोक्तिवाद किस सिद्धांत के बहुत समीप है? किस सिद्धांत के बहुत समीप है? तो वह उदात्तवाद है। सी ऑप्शन सही है। क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से विख्यात है? क्रोचे का काव्यशास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से विख्यात है? अव्यंजनावाद के नाम से विख्यात है, कई बार आ चुका है। और यहाँ पर डी ऑप्शन में अव्यंजनावाद है। डी ऑप्शन सही है। 85 नंबर प्रश्न, हीगल ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? हीगल ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 3 का किया है। नृविज्ञान, घटना विज्ञान, मनोविज्ञान। नृविज्ञान, घटना विज्ञान और मनोविज्ञान। हीगल ने आत्मा की 3 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। ए ऑप्शन सही है। 86 है, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत दिया है। अरस्तु विरेचन सिद्धांत, लोंजाइनस उदात्तवाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। 4 3 2 1। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्लेटो अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु विरेचन, लोंजाइनस उदात्तवाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। क्रोचे ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? क्रोचे ने आत्मा की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 2 का किया है। ए ऑप्शन सही है। 88 है, क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध किससे माना है? क्रोचे ने विचारात्मक क्रिया का संबंध किससे माना है? नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा शास्त्र। तो इसका ध्यान रखना है कि इन्होंने विचारात्मक क्रिया का संबंध तर्कशास्त्र से माना है। तर्क होगा तभी विचार करेंगे। क्रोचे ने ज्ञान का प्रथम सोपान किसे माना है? क्रोचे ने ज्ञान का प्रथम सोपान किसे माना है? अभिव्यंजना को माना है। 90 नंबर प्रश्न, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का मानना था। डी ऑप्शन सही है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल्य रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल्य उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है। उसके मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है। यही रिचर्ड्स की मान्यता है कि कविता का मूल्य उसके मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर है। ए ऑप्शन सही है। रिचर्ड्स के अनुसार 92 है, रिचर्ड्स के अनुसार काव्य की पाठक श्रोता को प्रभावित करने की क्षमता निर्भर है संप्रेषणीयता पर। डी ऑप्शन सही है। 93 है, रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण है। रिचर्ड्स के मतानुसार संप्रेषण है विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता। ए ऑप्शन सही है, विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में समानता। रिचर्ड्स ने प्रयोग की दृष्टि से भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2 में किया है। ए ऑप्शन सही है। 95 है, शब्दार्थ संबंधों पर विचार करते हुए
विचार करते हुए रिचर्ड्स ने अर्थ के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? शब्दार्थ संबंधों पर विचार करते हुए रिचर्ड्स ने अर्थ के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। सी ऑप्शन सही है। 96 है, कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र किसने कहा है? कलाकार के मनोविज्ञान को अध्ययन का निष्फल क्षेत्र रिचर्ड्स ने कहा है। ए ऑप्शन सही है। 97 है, नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नई समीक्षा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? प्रोफेसर स्पिनगॉर ने किया है। बी ऑप्शन सही है। 98 है, नई समीक्षा का जनक माना गया है। नई समीक्षा का जनक आई रिचर्ड्स को माना गया है। डी ऑप्शन सही है। 99 है, समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है। समीक्षा एक प्रकार की वैयक्तिक प्रक्रिया है जो जीवन दृष्टि पर आधारित होती है। कथन किसका है? स्पिनगॉर्न का। ए ऑप्शन सही है। निम्नांकित में से किसने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया? निम्नांकित में से किसने नई समीक्षा को पूर्ण प्रतिष्ठित किया? रेनेसां ने किया। बी ऑप्शन सही है। 100 प्रश्न पूरे हुए। देखिए 5वां पेपर है, वक्रोक्ति अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? ये थोड़ा सा इजी लग रहा मुझे, लेकिन लास्ट पेपर थोड़ा सा हार्ड है ठीक ठाक ये भी है। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो, सहमति बने तो इसे भेज दिया जाएगा, आप लोग चालू करें, परंतु रविवार को। तो इसलिए साथियों टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। और इसके बाद ये देखिए एक लास्ट पेपर और होगा, 6वां। ये ठीक ठाक है। तो 5वां चालू करना है या 6वां, आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो लाइक अवश्य करें, एक कमेंट ज़रूर करें, 10 सेकंड निकालें। और उसके बाद जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।